नमस्कार किसान भाई बहनों, हम फिर हाजिर हैं इस अंक में खेती किसानी से जुड़ी नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। किसान भाई बहनों, यह कार्यक्रम कृषि दर्शन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और नई जानकारियों को लेकर आता है, जिसको अपनाकर न सिर्फ आप अपनी खेती को बेहतर बनाते हैं और साथ ही साथ अपने आय में भी बढ़ोतरी करते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम देखेंगे सबसे पहले कृषि जगत की हलचलों को कृषि समाचार के माध्यम से। खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। एक नजर आज के कृषि समाचारों पर। मैं हूं रूपम। फसल क्षति होने पर किसान भाइयों को मिलेगा मुआवजा। आलू भंडारण करने से पहले उचित प्रबंधन बेहद जरूरी। हेचरी मशीन से बिना मुर्गियों के अंडों से निकलेंगे चूजे। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार की सहकारिता विभाग बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023 चला रही है, जिसमें रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान शामिल किए गए हैं। फसलों में 20% तक होने वाले नुकसान पर किसानों को 7500 प्रति हेक्टेयर एवं 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तक है। आलू की खेती करने वाले किसान भाइयों, अभी का समय आलू की खेती खुदाई के लिए मुफीद माना जाता है। जिन किसान भाइयों का आलू तैयार हो गया है, वे उसका बीज रखना चाहते हैं या उसका भंडारण करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ सावधानी बरतनी होगी। आमतौर पर आलू की खुदाई हमारे देश में नवंबर और मार्च महीने में होती है, लेकिन इसका उपयोग सालों भर किया जाता है। ऐसे में आलू को इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखना काफ़ी चुनौती साबित होता है। खुदाई के दरमियान आलू कंद को कई बार ऊपरी हिस्से पर निशान लग जाता है, जिसके कारण भंडारण के दौरान आलू के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसानों को फसल पकने के 15 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और आलू की खुदाई से पहले पत्तियों को 5 से 10 दिन पहले काट देना चाहिए। इससे आलू की त्वचा मजबूत हो जाती है। आलू की खुदाई के बाद आलू को 3 से 4 दिन के लिए किसी छायादार जगह पर ही रखें, ताकि छिलके और भी मजबूत हो जाएं और आलू में लगी मिट्टी भी सूखकर अलग हो जाए। किसान भाइयों, अगर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां सामने है तो मौसम से लड़ते हुए खेती करने के समाधान भी आपके सामने है। बस जरूरत है तकनीक अपनाने की। खेती की एक ऐसी ही तकनीक है पौधों को रस्सी के सहारे एक कतार में लगाना। इस विधि से खेती करने पर पौधे एक कतार में होते हुए, जिससे सिंचाई करने में काफी सुविधा भी होती है और पानी की बर्बादी भी काफी कम होती है। दलहनी फसलों में मेथी का भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण मौजूद होते हैं। मेथी एक नगदी फसल के रूप में मानी जाती है। यदि किसान इसकी व्यावसायिक रूप से खेती करे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कसूरी मेथी, पूसा अरली, बंचिंग, कश्मीरी एवं हिसार सुबर्णा इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं, जिसकी खेती कर किसान भाई काफी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मुर्गी पालक एवं बटेर पालक किसान भाइयों, हेचरी मशीन एक ऐसा उपकरण है जिससे आप अंडे से बिना मुर्गी के ही मशीन द्वारा चूजा निकाल सकते हैं, वह भी मात्र 15 से 20 दिनों के भीतर। मुर्गी एवं बटेर पालन का व्यवसाय करने वाले किसानों के लिए यह उपकरण कम खर्च में अच्छी आमदनी का बढ़िया स्रोत बन सकता है। अभी तक बिना मुर्गी के अंडे से चूजे निकालना असंभव सा लगता था, लेकिन इंक्यूबेटर यानी हैचरी मशीन से यह काम आसानी से कम समय में हो जाता है। इंक्यूबेटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें 21 दिन तक अंडे सेने के बाद चूजे बाहर आ जाते हैं। इस मशीन में एक बार में 200 अंडे रखे जा सकते हैं। मशीन अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करती है। मशीन में अंडों को रखने के बाद इसमें 18 दिन तक अंडों को दिन में 3 या 4 बार हल्का सा हिलाया जाता है, जिससे
21 दिन बाद चूजे बाहर आ जाते हैं। कृषि कार्य में अब पहले की अपेक्षा अब काफी ज्यादा बदलाव दिखने लगा है। घाटे का कार्य होने के बाद भी राज्य में कुछ ऐसे भी किसान हैं जो जैविक खेती का प्रयोग कर मिट्टी से सोना उपजा रहे हैं। साथ ही अभावों के बीच सफलता की नई ऊंचाइयों को लगातार छू रहे हैं। वैशाली जिले के संजय सिंह एक ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने साबित कर दिखाया है कि कड़ी मेहनत और लगन से खेती की जाए तो निश्चित ही किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकता है। संजय अपने 2 बीघे जमीन में जैविक विधि से भिंडी एवं गोभी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब एक नजर मंडी भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू एवं प्याज के ताजा भाव। नया लाल आलू 1300 रुपये प्रति क्विंटल, नया उजला आलू 1200 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। पिछले कुछ दिनों से जारी ठंड का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होने लगा है। फिलहाल देश के पश्चिमी भाग का आकाश साफ हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है राजधानी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की उम्मीद है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि परिपक्व आलू की फसल की कटाई शुरू करें एवं कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत की हलचलों को, चाहे वह उपकरण हो या फिर मौसम संबंधी समाचार। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। जी हाँ, आज जीवन फोन इन का दिन है, यानी फोन इन लाइव, जहां आप अपने प्रश्नों के उत्तर सीधे हमारे कृषि विशेषज्ञों से, जो हमारे स्टूडियो में बैठे आपके प्रश्नों का इंतजार करते हैं, उनसे आप जुड़कर अपने प्रश्नों के समाधान पा सकते हैं। तो इंतजार कैसा, सीधे फोन उठाइए और जुड़िए हमारे कृषि विशेषज्ञों से। तो आइए सीधे चलते हैं स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, पशुओं में बीमारी मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, एक संक्रमक या दूसरा असंक्रमक। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, चूँकि आपकी तरफ से कई किसान भाइयों ने ये पूछा कि इसमें कैसे संक्रमक और असंक्रमक में क्या अंतर है और कौन कौन सी बीमारी उस श्रेणी में आती है और उसका क्या बचाव हो सकता है। बहुत अच्छा सुझाव है और बहुत अच्छा विषय आपने चयन किया कि इस पे हमारी वार्ता हो। तो आज हम लोग इस पे अपनी वार्ता को केंद्रित रखेंगे और हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर पल्लव शेखर, जो सह प्राध्यापक हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। आप इनसे जुड़ सकते हैं, जुड़कर फोन कर सकते हैं। पशुओं में होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी से संबंधित यदि आपके प्रश्न हो तो आप बेहिचक पूछिए। उसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर डायल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034567171। तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न जरूर करें। जब तक आपके प्रश्न नहीं आते हैं, मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब कि जैसे हमसे किसान भाई ने कहा कि सर आप लोग हमेशा संक्रमक बीमारियों की चर्चा करते हैं, तो ये संक्रमक क्या असंक्रमक भी कोई बीमारी होती है क्या? तो इस श्रेणी में मतलब दोनों में मूल अंतर क्या है और इस श्रेणी में कौन कौन सी बीमारी आती है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि संक्रामक और असंक्रामक, जिसको हम अंग्रेजी में इन्फेक्शियस और जो कि ज़्यादा प्रचलित है, और नॉन इन्फेक्शियस हम कह सकते हैं। जो संक्रामक बीमारी है वो आपको बहुत तीव्र गति से फैलता है, आपको दिखाई पड़ जाता है, जानवर तुरंत बीमार हो जाता है। लेकिन जो असंक्रामक बीमारी है इसको हम साइलेंट किलर कह सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जानवर बीमार है लेकिन वो दिखाई पशुपालक को नहीं पड़ रहा है। मतलब उसके दूध की उत्पादन की क्षमता कम हो रही है, वो बांझपन की समस्या उसमें आ रही है, वो बच्चे देने में उससे दिक्कत हो रहा है,
प्रोडक्शन का कमी हो सकता है। अगर कोई मांस उत्पादन के लिए बकरी पालन कर रहा है तो उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है। तो ये बीमारी साधारण तौर पे दिखाई नहीं पड़ता है, जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है उसके शरीर में तब ये बीमारी कोई रूप लेकर के आ सकता है। बहुत प्रकार की बीमारियां हैं जो असंक्रामक हैं, जो कि नॉन इन्फेक्शियस है। इसमें बुखार नहीं होता है, जानवर दुर्बल होते चला जाता है और बाद में उसके उत्पादन क्षमता में कमी देखी जाती है। तो जैसे असंक्रामक की बात की है हम लोग, तो मुख्य रूप से ये बीमारी क्या पशुओं में इनहेरेंट होती है या मतलब किसी खान पान के कमी के वजह से होती है? हाँ, एक फोन है, जरा मैं ले लेता हूँ किसान भाई का। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सुभाष सिंह। कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहे हैं पीरो थाना, पीरो ब्लॉक से, जमोरी का। जी जी, पीरो ब्लॉक, ठीक है। आप अपना प्रश्न बताइए। मेरा गाय है जो बहुत साल लगा रही है। जी, पुनः अपने प्रश्न को दोहराइए। पाल नहीं खा रही है। गाय पाल नहीं खा रही है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सामान्य प्रश्न है डॉक्टर साहब कि गाय पाल नहीं खाती। इसी पे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। गाय पाल नहीं खा रही है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि पहले तो पशु चिकित्सक से सलाह ले, उन्हें चिकित्सक से पहले तो गर्भाशय की जांच करा ले कि उसमें जो ओवरी होता है वो सही रूप में है या नहीं। और अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि उत्पादन क्षमता में कमी, पाल नहीं खाने का, तो अगर किसी प्रकार की उसके शरीर में कमी हो, खास करके मिनरल की कमी हो, फास्फोरस की कमी हो, उसकी पूर्ति करें, मिनरल मिक्सचर उसको दें और तब देखें कि वो रेगुलर समय पे वो गर्म हो रही है कि नहीं गाय। अगर वो गर्म हो रही है तो अगर उचित इलाज किया जाए तो वो गाय पाल खा जाएगी। चलिए, तो मतलब पाल नहीं खाने की बीमारी का मुख्य कारण उनके पोषक प्रबंधन में या मिनरल, मतलब किस में उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर सामान्य तौर पे? सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये एक कारण हो सकता है कि उसमें पोषक तत्व की कमी, खास करके फास्फोरस की कमी, और भी बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स हैं जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, ये सारे हैं, ये कमी है जो कि पाल ना खाने में एक कारक हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे भी कारण हैं, जैसे कि उसके गर्भाशय में किसी प्रकार का दिक्कत, खास करके ओवरी से, या सही समय पे पाल न दिलाना। पशुपालक सबसे बड़ी जो ये समस्या हम देखा जाता है, या फिर सीमेन जो गुड क्वालिटी का है, उसका जो रख रखाव है जो दिया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, उसका भी एक 2-3 और भी कारण है, उस पर भी ध्यान देने की बात है। तो किसान भाइयों, पशुओं में आपकी पशु जो है पाल नहीं खा रही है तो मुख्य रूप से बहुत प्रश्न ये आते हैं। पहला स्तर है उसके प्रबंधन में, जहाँ पे कि आप उसके खान पान का अगर समय ध्यान देते हैं और खासकर क्या देना है। ऐसा नहीं है कि अब 6 महीना पहले, 3 महीना पहले से आपको एक पूरी रूटीन डाइट आपको उसके लिए अपनानी होगी और उसके बाद उसके साथ कैसे गर्म हो रही है, कितने दिन पे हो रही है, देखना पड़ेगा। आप जब प्रश्न करते हैं तो उसके साथ सारी जानकारी इकट्ठा करके बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको सलाह दी जा सकती है। अभी वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव,
अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं पशुओं में होने वाली असंक्रामक बीमारियों के इलाज के लिए, और उसमें कई तरह की चर्चाएं भी शामिल है। अभी एक किसान भाई फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनका फोन ले लेते हैं पहले। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। सर मैं आपकी तरफ हुआ, कहाँ से बोल रहे हैं? मुजफ्फरपुर से। जी, आप अपना प्रश्न बताइए। तो मैं प्रश्न ये है कि जैसे गाय के पैर में कितने पहले चोट लग गया था? गाय के पैर में? जी जी, गाय के पैर में कुछ दिन पहले चोट लग गई। चोट लग गई, जी ठीक है। जी, तो हुआ ये कि मतलब कुछ सुधार नहीं। चोट लगने से मतलब क्या नुकसान क्या हुआ है? गाय चल नहीं पा रही है? दिक्कत कहाँ पे आ रही है और क्या? गाय को बैठने में समस्या हो रहा है। अच्छा, ये आपने ये प्रश्न किया है, ये चलने और बैठ हाँ, चलने और बैठने में दिक्कत हो रही है। आपने अगर देखा है कि चोट लगा है तब तो वो सही है, लेकिन पशु चिकित्सक जो निकटतम होंगे उनसे एक बार दिखलाना चाहिए। खास करके आप जो बता रहे हैं कि उसको बैठने में दिक्कत है, मतलब कि किसी न किसी जगह ज्वाइंट पे उसे दर्द है, तो पशु चिकित्सक के सलाह से दर्द निवारक दवा से पहले उसको उपचार करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ में पशु चिकित्सक उससे जांच करके ये देखेंगे कि एक बीमारी होती है गायों में, खास करके ठंड के मौसम में स्ट्रिंग हॉल्ट की बीमारी होती है, कहीं ये बीमारी तो नहीं है। तो पहले इसको रूल आउट करना चाहिए। जो पैर झटक के जानवर चलता है उसमें, तो इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर उसे चोट लगा है तो दर्द निवारक दवा कुछ समय तक चलेगा तो उसे लाभ होगा, गाय को रेस्ट दिया जाएगा, और खास करके ऐसे जगह पे उसे बांधा जाए जहां उठते और बैठने समय उसे एक कुशन, मतलब कि उसे एक गद्देदार जगह जैसे खास करके पुआल बिछा करके, ताकि उसको कुछ दिन तक उसे आराम मिले बैठने में। और ज़्यादा बेहतर तो जब तक आप निकट के पशु चिकित्सक से दिखाएंगे नहीं, तब तक ये नहीं स्पष्ट होगा कि उसका मुख्य कारण क्या है। डॉक्टर साहब, जब हम लोग असंक्रामक की चर्चा कर रहे हैं तो एक प्रश्न जो हमने पूछा था, अभी एक और किसान भाई शायद जुड़ गए हैं फोन पे, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो, प्रणाम सर। जी प्रणाम, कहाँ से बोल रही हैं? बिहार मेरा नाम है। प्रश्न बताइए अपना। मेरा गाय नहीं, फिर से बताइए। गाय का आवाज से प्रतीत होता है कि गाय का थन सूज गया है। दाना दाना हो गया। अच्छा, गाय के थन में दाने दाने, ये एक तरह का घाव जैसा उसको हम कह सकते हैं कि फफोला जैसा उसके थन में आ जाता है। इसका उपचार अगर हम कहें तो साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके जो दूहते समय जो अपने हाथ को उसे धो करके उसमें धो करके हाथ को गर्म पानी से या लाल पोटास से धो करके ही गाय को दूहें, ताकि एक गाय से दूसरे गाय में संक्रमण ना फैले। बहुत सारे बीटाडीन या बहुत सारे ऐसे एंटीसेप्टिक हैं जिसके उसके थन पे लगाया जा सकता है। घरेलू उपचार से भी इसको मुलायम करना है, मतलब कि इस जगह को बोरिक एसिड पाउडर या उसमें नारियल का तेल लगा करके बहुत से ऐसे घरेलू उपचार हैं जिससे इसके घाव को ठीक किया जा सकता है। चलिए, तो अभी जो हम लोग एक मूल प्रश्न कर रहे थे जिसमें यह था कि असंक्रामक बीमारी को जब हम चर्चा करते हैं तो इसके कारण में क्या हेरिडिटी उसके मतलब उनके पेरेंट्स से आने की भी संभावना रहती है क्या? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। खास करके देखा गया है कि जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। खास करके कुछ ऐसे ब्रीड हैं जिसमें ऐसे लक्षण प्रतीत होते हैं। खास करके जर्सी नस्ल की गायें हैं जो कि ज़्यादा दूध देती हैं, उसमें ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन ये ज़्यादा रिलेटेड है कि खान पान से। चलिए, एक प्रश्न के किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो
चलिए शायद कट गया कोई। मैं बता रहा था कि आपने पूछा कि ये वंशगत है कि नहीं, तो ऐसी गाय जो कि पहली बार इससे ग्रसित हो गई हो तो दूसरे बयान में भी होने की संभावना होती है अगर उसका देखभाल प्रेगनेंसी के समय और खास करके बच्चे देने के समय अगर उसको नहीं किया गया, उसमें सावधानियां नहीं बरती गई, तो ये बीमारी होने के अगले बयान में भी संभावना होती है। अभी एक किसान भाई ने पूछा कि जो दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर किस श्रेणी का है और इसका क्या निदान है। अच्छा, किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर, मेरा सवाल है देसी गाय से संबंधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा देसी गाय पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है और हमारी जो सरकार है भारत सरकार, वह भी इसको प्रोत्साहित कर रही है। हम श्रीमान आपसे यह जानना चाहते हैं कि देसी गाय की कीमत बहुत अधिक है और हमारे बिहार में उसकी उपलब्धता में भी कमी है। अगर हम संकर गाय में ही नस्ल सुधार करके देसी गाय जैसे गिर, हरियाणा, सिंध वगैरह प्राप्त करना चाहें तो क्या यह संभव है, और यदि संभव है तो उसकी विधि क्या होगी और उच्च कोटि का सीमन हमें कहाँ प्राप्त हो सकता है? अगर आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो हम आपका आभारी होंगे। चलिए, कई सारे प्रश्न उन्होंने एक साथ कर दिए हैं पल्लव जी। आपने सही बोला कि ये जो मिशन देसी गोकुल मिशन के तहत बहुत प्रोग्राम चल रहा है और आपने देसी गाय के संवर्धन के लिए पूरे भारत सरकार ने बिहार सरकार से मिलकर के, विश्वविद्यालय से मिलकर के और भी संस्थाएं हैं जो कि इस पे काम कर रही है। और अब तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो अभी आपने सीमेन की बात की, जो उपलब्धता की बात की, इससे भी आगे बढ़ कर के हमारे राज्य में, हमारे विश्वविद्यालय में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ETT जिसको हम बोलते हैं, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तक हम लोग चल गए हैं देसी गाय के बढ़ावा को देने के लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो सरकार अब किसानों तक पहुंच रही है और बहुत जल्दी ही सीमेन ही नहीं, सीमेन की क्वालिटी ही नहीं, देसी गाय के संवर्धन के लिए, उसके बढ़ाव के लिए आपने इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मतलब उनका है कि अगर देसी गाय की ही बेहतर नस्ल को प्राप्त करना हो तो कैसे, मतलब हम लोग कम खर्चे पे करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अभी वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं पशुओं में होने वाले असंक्रामक बीमारियों के इलाज की, लेकिन आपके प्रश्न अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं और बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं आपके। अभी भी एक किसान भाई जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी सर। जी सर, एक गाय बीमार है आज लगभग 1 महीना से। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम मुजफ्फरपुर कांची से बोल रहे हैं, नंद किशोर चौधरी नाम है जी। क्या हुई है गाय को? प्रॉब्लम है सर कि वो बात करती है सही से
और न वो घास चारा कुछ खाती है, हो गया है, झाड़ू पर रहती है। उसके लिए दो एलोपैथी डॉक्टर, वेटनरी के डॉक्टर लोग, एक डॉक्टर देख के रिफ्यूज कर गए, फिर दूसरा डॉक्टर भी देख के रिफ्यूज कर गए। वो न बात करती है और न घास चारा, बहुत कम शिविर में खाती। सही आपका है, हो सकता है सबसे पहले इस पे ध्यान होगा कि बीमारी का इलाज से सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका डायग्नोसिस करना कि ये बीमारी है क्या, पहले ये ज्ञात होना जरूरी था। अगर पशु चिकित्सक संभव नहीं हो पा रहा है वहाँ पे डायग्नोस करने में, आप कुछ ना करिए, उसके पेशाब को, उसके खून को और उसके गोबर को ले करके पशु चिकित्सा बिहार वेटनरी कॉलेज में आप आइए, इसकी एक जांच कराई जाएगी जिससे कि हम कुछ पता कर पाएंगे कि आखिर इसमें कौन सा संक्रमण है। इसके उपरांत अगर हम इस पे सलाह देते हैं तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि सीधे सीधे बीमारी ठीक नहीं हो रहा है 1 महीने से, ये कहना कि ये खास बीमारी है ये उचित नहीं होगा। खास करके अगर उसके खून की जांच करा ली जाए, गोबर की जांच करा ली जाए और पेशाब की जांच करा ली जाए तो कुछ बीमारी के तरफ पता चलेगा और तब इसका अगर उपचार किया जाए तो लाभ होने की संभावना है। सामान्य तौर पे डॉक्टर साहब क्या होता है कि पशुओं में जो इस तरह की बीमारी होती है तो लोगों को ऐसा धारणा है कि एक ही डॉक्टर जाए और देखे, हो सकता है कि वो डॉक्टर मेडिसिन का नहीं हो, वो किसी और फील्ड का हो, और वो भी शायद यह बात नहीं कह पाते हैं कि इसके आगे के इलाज के लिए आपको कैसे आगे बढ़ना होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे दर्शकों को बता दें कि ऐसे किसी भी स्थिति में वो कैसे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, क्या ये जांच निःशुल्क है या इसका कोई शुल्क लगेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप किसान भाइयों को दे रहे हैं। जब भी ऐसा लगे कि कोई बीमारी उस क्षेत्र में है और हम कह नहीं सकते कि वो पशु चिकित्सक से इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जांच होना बहुत ज़रूरी है। आप बिहार वेटनरी कॉलेज को आएँ, वहाँ पे इसका जो अस्पताल है वो सुबह 9:30 से खुला रहता है, ओपीडी उसकी चलते रहती है। एक छोटा सा पर्चा एक दे करके, एक छोटी सी शुल्क है, वो दे करके रजिस्ट्रेशन करा करके खून को और उसके जो भी आप जांच कराना चाहते हैं, दूध की जांच कराना चाहते हैं, ये सारी व्यवस्था वहाँ पे है। ये जांच कराने के उपरांत आप अपने पशु चिकित्सक को दिखला सकते हैं, जो खास करके जानवर को उस जगह पे देख रहे हैं तो ज़्यादा उचित होगा, या फिर आप यहाँ के डॉक्टरों से भी सलाह ले सकते हैं। चलिए, तो किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे पशु में होने वाले असंक्रामक बीमारियों की, लेकिन आपके जो प्रश्न थे वो अलग अलग क्षेत्रों से आए और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से संबंधित आए। आप इस तरह की और किसी वार्ता चाहते हो या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें जरूर पत्र लिखें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा निदेश केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01 पिन कोड है। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं, जो कि एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो जब कभी भी पत्र लिखें या मेल करें, आप अपनी जानकारी, क्या जानकारी चाहते हैं उसका पूर्ण विवरण जरूर हमें दें। डॉक्टर पल्लव जी, आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।